हेलो स्टूडेंट, माय नेम धर्मजीत सिंह। मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और मैं GD&DS इंटर कॉलेज करवी चित्रकूट से हूँ। आज का मेरा लेक्चर वीडियो क्लास 12 से रिलेटेड है और टॉपिक है मेरा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। इसके बारे में तो सॉलिड स्टेट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सॉलिड स्टेट की डिफिनीशन क्या होती है। तो सॉलिड की डिफिनीशन हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में। सॉलिड क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर in which constituent particles are bonded with strong force of attraction। बच्चों, ये जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड की डिफिनीशन है स्टेट ऑफ मैटर इन विच constituent particles CP constituent particles are bonded with strong force of attraction। सॉलिड स्टेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच बहुत स्ट्रांग होता है। वैसे जनरल देखा जाए तो स्टेट ऑफ मैटर, जो मैटर का स्टेट होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट तो हम केमिस्ट्री के अंदर इसकी स्टडी करेंगे, लेकिन जो लिक्विड स्टेट है वो फिजिक्स का पार्ट है और गैसेस स्टेट हम लोग ऑलरेडी 11th में इसकी स्टडी कर चुके हैं। सो रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, तो यहाँ पर हमारा सॉलिड है। सॉलिड स्टेट की डिफिनीशन है: सॉलिड्स स्टेट ऑफ मैटर इन व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जरा हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें जो साइज है, शेप है, वॉल्यूम है, ये सब क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। दूसरे नंबर में जो हम इसकी बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की हम लोग बात करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत लो होती है। सॉलिड स्टेट जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लो होती है और कम फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। तीसरी बात, अगर हम लोग कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो ये भी बहुत लो होती है इसमें। अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये बहुत जनरली हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड स्टेट के बहुत हाई होते हैं। तो बच्चों, ये 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको सॉलिड से रिलेटेड बताई। पहली प्रॉपर्टी है साइज, शेप, वॉल्यूम सॉलिड के फिक्स होते हैं। सेकंड नंबर में इनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है बहुत लो होती है, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है बहुत लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड स्टेट की जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्लोजली कंपैक्ट होते हैं, उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है, इसलिए हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये रही हमारी सॉलिड की प्रॉपर्टी, जिसमें साइज, शेप, वॉल्यूम ये सब फिक्स होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लो होगी, कंप्रेसिबिलिटी वेरी लो होगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी बहुत हाई होते हैं सॉलिड के। इसके बाद हम लोग इसमें चर्चा करते हैं कि सॉलिड कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड की अगर हम लोग चर्चा करें तो टाइप्स ऑफ सॉलिड की चर्चा करने पर हम लोग इसमें देखते हैं जो हमारे पास सॉलिड होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के अंतर्गत हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड सबसे पहले नंबर 1 पे इस पे बात करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है फॉर लॉन्ग रेंज। और इसमें जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है,
रेगुलर अरेंजमेंट होता है फॉर शॉर्ट रेंज, फॉर शॉर्ट रेंज। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, डिसिप्लिन अरेंजमेंट होता है, लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए होता है। सबसे मेन पॉइंट हमारा है लॉन्ग रेंज। और इसमें एमॉर्फस सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है, डिसिप्लिन अरेंजमेंट तो होता है, लेकिन फॉर शॉर्ट रेंज थोड़ी देर डिस्टेंस के लिए होता है, उसके बाद ही रेगुलर अरेंजमेंट ब्रेक हो जाता है। हम लोग इसमें बात करते हैं जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा मान लीजिए एक केटायन, फिर ये एन आयन, फिर एक केटायन, फिर एक एन आयन, फिर ये केटायन, फिर ये एन आयन, फिर ये केटायन, फिर ये एन आयन, फिर ये केटायन। इसी तरह से ये जो है हमारा केटायन हो गया, ये हमारा एन आयन हो गया। तो केटायन के नीचे हम ले लेते हैं एन आयन, इसके नीचे फिर केटायन, फिर एन आयन, फिर केटायन, फिर एन आयन। तो इस तरह से ये रेगुलर अरेंजमेंट है, लॉन्ग रेंज के लिए रेगुलर अरेंजमेंट चलता है। और इसमें ये होता है कि जैसे हमारा केटायन है, फिर ये एन आयन है, फिर केटायन है, फिर एन आयन है, फिर केटायन है, फिर एन आयन और एन आयन ये हो गया, फिर केटायन, केटायन हो गया। इस तरह से ये जो है हमारा अरेंजमेंट रेगुलर नहीं रह जाता। यहां पर जो रेगुलर अरेंजमेंट यहां तक तो क्लियर रेगुलर अरेंजमेंट है, उसके बाद ये रेगुलर अरेंजमेंट हमारा ब्रेक हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो रेगुलर अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का डिसिप्लिन होता है, लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए होता है। और यहां पर जो हमारा रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो भी बहुत शॉर्ट रेंज के लिए होता है, इसके बाद ये ब्रेक हो जाता है। सेकंड पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो हमारे ट्रू सॉलिड होते हैं। ये क्या होते हैं? ट्रू सॉलिड्स होते हैं। और ये हमारे जो होते हैं दूसरे नंबर में ये स्यूडो सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? स्यूडो सॉलिड होते हैं। स्यूडो सॉलिड होते हैं। स्यूडो सॉलिड का मतलब होता है ये हमारे जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? ट्रू सॉलिड होते हैं। ट्रू सॉलिड में जैसे हमारा है आपका NaCl है, ZnS है, CaF2 है। और इस ट्रू सॉलिड में जैसे आता है रबर है, ग्लास है। ठीक है, तो स्यूडो सॉलिड के अंतर्गत रबर और ग्लास आते हैं। रबर देखने में तो सॉलिड दिखती है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल होती है और वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं है, ट्रू सॉलिड नहीं है। ग्लास भी देखने में सॉलिड होता है, लेकिन ये सुपर कूल्ड लिक्विड के अंतर्गत माना जाता है। इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। कोई भी बहुत पुरानी दरवाजे या खिड़कियों में जो ग्लास लगा होता है, अगर हम उसके बारे में देखें तो 5 से 6 साल के बाद अगर हम उसकी स्टडी करें, उसकी थिकनेस को अगर हम मेजर करें तो ऊपर वो पतला हो जाता है और नीचे धीरे धीरे उसकी थिकनेस जो है मोटी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। मतलब क्या होता है? ग्लास में फ्लो होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए हम उसको स्यूडो सॉलिड यानी सुपर कूल्ड लिक्विड के अंतर्गत कहते हैं। जबकि हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं, जैसे NaCl है, ZnS है और CaF2 है। इसी के अंतर्गत मैं एक और दूसरी इसकी तीसरी प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ये हमने नंबर 1 और नंबर 2 पे चर्चा किया। नंबर 3 की हम लोग बात करेंगे। तो नंबर 3 थर्ड पॉइंट पे जब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, थर्ड पॉइंट है इसी की क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में हम लोग कंपेयर करें इसकी प्रॉपर्टी। 2 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया। तीसरी प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो होता है, अगर हम इसकी मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो इनका रेंज तो हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा। लेकिन हाई होने के साथ साथ एक चीज ये होता है कि ये जो होता है बहुत शार्प होता है। शार्प का मतलब इसमें ये है कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर मेल्ट किया जाए, उसको हीट दी जाए, तो शार्प का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी सॉलिड को, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप हीट दीजिए तो हीट देने पर आपको क्या मिलेगा कि जैसे मान लीजिए हमने किसी क्रिस्टल सॉलिड को 120 डिग्री सेंटीग्रेड दिया टेम्परेचर, तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो मेल्ट ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
जैसे एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आपका रेंज ऑफ टेम्परेचर में होता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अगर आप हीट दें तो पता चला कि वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे धीरे 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 वो पहले सॉफ्ट होगा, फिर धीरे 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 वो मेल्ट होगा। पता चला 120 डिग्री सेंटीग्रेड से वो उसकी सॉफ्ट होना स्टार्ट होता है और जाकर के 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो मेल्ट हो जाता है। तो इसमें मतलब शार्प और रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब आपको समझना है। शार्प का मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप हीट दीजिए तो जो भी उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा फिक्स अपने मेल्टिंग पॉइंट पर वो अपने पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो रेंज ऑफ टेम्परेचर पर, मतलब एक टेम्परेचर रेंज पर वो मेल्ट होते हैं पूरे। जैसे 120 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होंगे तो पहले वो सॉफ्ट होंगे, फिर धीरे 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 वो जाकर के 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी की चर्चा हो गई। और चौथी जो हमारी मेन प्रॉपर्टी है उसमें जब हम लोग चर्चा करेंगे तो वो क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बच्चों, और इसी पर जो है टॉपिक पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और मेन प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच को डिफरेंस करने के लिए। तो वो क्या होती है उस पर हम लोग चर्चा करें। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। एनआइसोट्रॉपिक और ये होते हैं आइसोट्रॉपिक। बच्चों एनआइसोट्रॉपिक का मतलब कभी ये नहीं जोड़ेंगे कि इसमें ए लगा हुआ और यहां भी ए लगा हुआ है, तो ये जो है लॉजिक मत लगाइएगा ऐसा। एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब हम लोग बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं आपके सामने। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। एंड और आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टी इन सेम डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये केटायन, फिर ये एनायन, फिर ये केटायन, फिर ये एनायन, फिर ये केटायन, फिर ये एनायन, फिर ये केटायन। इसी तरह से ये आपका एनायन, फिर केटायन, फिर एनायन, फिर केटायन, फिर एनायन, फिर केटायन, फिर एनायन, ऐसे होता है। और इसमें क्या होता है, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट होता है, केटायन के बाद फिर एनायन, फिर केटायन, फिर एनायन, फिर केटायन, फिर एनायन, फिर केटायन, ऐसे होता है। तो इसमें आप किसी भी डायरेक्शन में चलेंगे, आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको पहले केटायन मिलेगा फिर एनायन मिलेगा। तो पहले केटायन की प्रॉपर्टी मिलेगी फिर एनायन की प्रॉपर्टी मिलेगी। आप इस डायरेक्शन में चलेंगे यहां से ऐसे, तो पहले आपको एनायन मिलेगा फिर केटायन मिलेगा, तो पहले एनायन की प्रॉपर्टी फिर केटायन की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। आप किसी डायरेक्शन में चलिए, आप ऐसे इस डायरेक्शन में चलिए तो आपको यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में केटायन केटायन मिला, और इस डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको एनायन एनायन मिला। इस तरह से एन आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए तो जैसी डायरेक्शन आप चेंज करेंगे प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। लेकिन आइसोट्रॉपिक में क्या होता है, आइसोट्रॉपिक में होता है जैसे ये हो गया एनायन, फिर केटायन, फिर एनायन, फिर केटायन, इस तरह से हुआ, फिर एनायन हो गया, फिर केटायन केटायन हो गया, ऐसे। तो इसमें देखिए मैं इसको आपको एक ऐसे एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए हम लोग एक मैरिज पार्टी अरेंज करते हैं या कहीं कोई पार्टी हम अरेंज करते हैं, तो उसमें हम लोग देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब ये होता है कि जैसे हम एक अरेंजमेंट लेते हैं, जैसे हमने इसमें मान लीजिए अरेंजमेंट लिया और लोग बहुत लोगों को हमने इन्वाइट किया उसमें, और एक रेगुलर डिसिप्लिन अरेंजमेंट दिया। एक तरफ हमने पूरे जेंट्स बैठा दिया, फिर हमने लेडीज बैठा दिया, फिर हमने बॉयज बैठा दिया, फिर हमने गर्ल्स बैठा दिया। तो ये रेगुलर अरेंजमेंट है, डिसिप्लिन अरेंजमेंट है। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अगर हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो हमें पूरे जेंट्स ही दिखाई देंगे, अगर हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो पूरी हमें लेडीज दिखाई देंगी, अगर हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो पूरे हमें बॉयज दिखाई देंगे, और अगर हम ऐसे डायरेक्शन में चलेंगे तो पहले हमको गर्ल्स की प्रॉपर्टी मिलेगी, फिर बॉयज की प्रॉपर्टी मिलेगी, फिर लेडीज की प्रॉपर्टी मिलेगी, फिर जेंट्स की प्रॉपर्टी मिलेगी।
इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में हम चले तो हमें अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि डिसिप्लिन अरेंजमेंट का मतलब होता है कुछ सेपरेट अलग अलग अरेंजमेंट है, जबकि आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि एक हमने पार्टी ऐसी अरेंज की जिसमें हमने कोई डिसिप्लिन अरेंजमेंट नहीं दिया, सब बॉयज गर्ल्स जेंट्स लेडीज सब कुछ एक तरह से मिक्स है। तो आप जिस डायरेक्शन में देखेंगे सब कुछ आपको एक जैसा दिखाई देगा, कहीं पर कुछ भी आपको डिफरेंट दिखाई ही नहीं देगा। जैसे आप उसमें एक तरफ ऐसे किसी भी डायरेक्शन में आप नजर डालेंगे तो वहीं पर आपको जेंट्स भी दिखेंगे, लेडीज भी दिखेंगे, बॉयज भी दिखेंगे, गर्ल्स भी दिखेंगे, सब कुछ एक जैसे दिखाई देगा। दूसरी तरफ आपने एक ऐसा डिसिप्लिन अरेंजमेंट किया हुआ है जहां पर आपने लेडीज जेंट्स बॉयज गर्ल्स सब कुछ अलग अलग सीटों पे उनको अलॉट किए, उनके लिए सीटें अलॉट किए। तो जिस डायरेक्शन में आप देखेंगे तो आपकी एक प्रॉपर्टी दिखाई देगी और जैसी डायरेक्शन आप चेंज किए वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब होता है एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टी इन सेम डायरेक्शन। किसी भी एक डायरेक्शन में आप जाएंगे सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको एक जैसी दिखाई देगी। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी बताई। 4 प्रॉपर्टी के अंतर्गत मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि रेगुलर अरेंजमेंट होता है, डिसिप्लिन अरेंजमेंट होता है, लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए होता है। एमॉर्फस सॉलिड में मैंने आपको बताया कि रेगुलर अरेंजमेंट होता है लेकिन यह शॉर्ट रेंज के लिए होता है, कुछ समय तक कुछ दूरी तक तो आपको रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई देगा, उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी के अंतर्गत मैंने इसमें आपको बताया कि जो इसकी अरेंजमेंट है इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर ये शार्प होता है। शार्प का मतलब होता है एक फिक्स टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाते हैं, और जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं, एक टेम्परेचर रेंज पर उनकी मेल्टिंग होती है। और इसमें मैंने बताया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, एंड आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टी इन सेम डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में आप जाएंगे तो आपको प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। इस तरह से बच्चों ये हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत हमको क्या मिलने वाला है, अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर के अंतर्गत, सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है उसके अंतर्गत जो हम मेन स्टडी करेंगे वो हमें क्या मिलेगी, एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करने वाले नहीं है। हमें जो मेन चर्चा करनी है, मेन स्टडी करनी है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत करनी है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की चर्चा करेंगे, और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग उनको कंपेयर करेंगे जितने भी तरह के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलने वाले हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत हम लोग देखिए इसको डिवाइड करते हैं 4 टाइप पार्ट्स में। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, चर्चा हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स होते हैं 4। सबसे पहला होता है आयनिक सॉलिड, दूसरा होता है आपका मेटालिक सॉलिड, दूसरे होते हैं कोवैलेंट सॉलिड, और फिर होते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है 4 टाइप्स के होते हैं, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड के अंतर्गत हम लोग ये जो है आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स हैं उनमें कुछ हम प्रॉपर्टी को लेकर के, जो प्रॉपर्टी को बेस मान करके हम इनकी स्टडी करेंगे। और सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो ये 4 टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले जो आयनिक सॉलिड होता है, तो आयनिक सॉलिड में हम बात करेंगे कि ये सभी चारों जो टाइप्स हैं उनका किसके बेस पे कंपैरिजन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेस पर हम लोग कंपैरिजन करेंगे। और इस बेस पर हमको देखने को मिलेगा कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयंस होते हैं। क्या होते हैं, आयंस होते हैं, मींस पॉजिटिव और निगेटिव। आयंस 2 तरह के आयंस होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, यानी मींस केटायन और एनायन। तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो केटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं। इसके हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। इसका कंपैरिजन ये हो गया कि जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं वो केटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं। जो मेटालिक सॉलिड हमारे होते हैं वो मेटालिक सॉलिड जो होते हैं वो मेटल एटम से मिलकर बने होते हैं। और जो कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं वो नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं।
और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल या फिर एटम से मिलकर बने होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम लोगों ने कंपैरिजन किया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेस पे। जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो आयंस से मिलकर बने होते हैं। आयनिक सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। मेटालिक सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मेटल एटम होते हैं। कोवैलेंट सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल या एटम्स होते हैं। सेकंड नंबर पे हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। सेकंड पॉइंट पर अगर हम इसकी चर्चा करें, हम लोग मान लीजिए इस पे मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम लोग चर्चा करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो आयनिक सॉलिड्स का होता है वो हाई होता है। मेटालिक सॉलिड का भी हाई होता है और कोवैलेंट सॉलिड का जो होता है वो हाईएस्ट होता है या वेरी हाई कह दीजिए। और इस पे लो होता है। अब जरा समझिए आयनिक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट वाले पॉइंट होता है जनरली, जैसे अब आप NaCl को ले लीजिए। NaCl है तो Na+ और Cl- मिलकर बना होता है। एक केटायन और एक नेन आयन है, इनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जनरली बहुत हाई होता है। मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं उनका मेटल एटम से मिलकर बने होते हैं और ये बहुत हाई होते हैं। कोवैलेंट सॉलिड्स का जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जैसे आप सिलिका को ले लीजिए या आप डायमंड को ले लीजिए। सिलिका और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और मॉलिक्यूलर सॉलिड में इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। इसके बाद हम लोग चर्चा इसमें करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी जो ये आपके आयनिक सॉलिड होते हैं वो आपके मोल्टेन स्टेट पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मेटालिक सॉलिड में जो कंडक्टर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी होती है। इनमें एक तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारे पास Fe है तो Fe क्या होता है, Fe+3 के फॉर्म में होगा। Fe+3 के फॉर्म में होगा। यहाँ पर भी Fe+3 के फॉर्म में होगा, यहाँ भी Fe+3 के फॉर्म में होगा और इनके बीच में ये सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिम्मेदार होता है। इसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण जो है मेटालिक कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं वो मोल्डेड स्टेट और फ्यूज स्टेट में ही जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। यहाँ पर भी कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कंडक्टिविटी हमारी बहुत लो होती है और यहाँ पर भी बहुत लो होती है। कोवैलेंट सॉलिड में एज एक्सेप्शनल केस अगर छोड़ दिया जाए, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट की अगर हम लोग चर्चा करें तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है तो वो एक एक्सेप्शनल केस में। केमिस्ट्री में बहुत सारे आपको एक्सेप्शनल केस मिलेंगे तो वो अलग बात हो गई। बाकी यहाँ पर अगर हम दो चीजों को कंपेयर करें तो आयनिक सॉलिड जो है ड्यू टू मोल्टेन स्टेट में आयंस के कारण जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं और मेटालिक सॉलिड जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टर होते हैं। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की चर्चा अगर हम लोग यहाँ पर करें तो इसके एग्जाम्पल में आता है आपका आयनिक सॉलिड के अंतर्गत आपको NaCl मिलेगा और जैसे यहाँ पर CaF2 मिलेगा, ZnS मिलेगा। ये सब आपके एग्जाम्पल हैं आयनिक सॉलिड के। इसके एग्जाम्पल की बात अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास Fe है, Fe, Cu है और यहाँ पर हम बात करें तो जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो P4 है, S8 है और CO2 है, H2O है। तो ये सभी आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने जो स्टडी किया वो सॉलिड स्टेट के बारे में पूरी स्टडी किया। हमने सॉलिड स्टेट की डिफिनेशन पढ़ी, डिफिनेशन के बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़े। टाइप्स ऑफ सॉलिड में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड देखे, उनके बीच हमने प्रॉपर्टी का कंपैरिजन किया। फिर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने 4 टाइप्स के सॉलिड पढ़े, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़े। उनकी प्रॉपर्टी को हमने कंपेयर किया और इस तरह से आज का ये मेरा लेक्चर वीडियो जो है इससे रिलेटेड है। और आप लोग ये लेक्चर वीडियो देखते रहिए, इसकी स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू। 3 मिनट बाकी है, और बाकी 3 मिनट। ओके।
कुछ और बता दीजिए। 28 का है ना 28 कुछ ऑप्शन दिए। तो इसके बाद इसमें देखिए और हम आगे अगर इस पे बात करें तो सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आयनिक सॉलिड की भी अगर हम लोग चर्चा करें तो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है यूनिट सेल। हम लोग यूनिट सेल के बारे में स्टडी करते हैं। यूनिट सेल सॉलिड में यूनिट्स टॉपिक एक ही कवर करना है। यूनिट सेल में क्या मिलने वाला है हमको? यूनिट सेल क्या होती है? किसी भी क्रिस्टल लैटिस की जो यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल की डिफिनेशन को हम ऐसे करते हैं जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने में उसका जो मेन पार्ट्स होता है वो ब्रिक्स होता है। ब्रिक्स जो है वो एक तरह से यूनिट सेल होती है जो पूरे बिल्डिंग की होती है, यूनिट सेल हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूनिट सेल में आपको क्या मिलेगा कि यूनिट सेल एक ऐसी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जिससे पूरे ब्लॉक को पूरे बिल्डिंग को हम डिजाइन कर सकते हैं और उस बिल्डिंग की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक यूनिट सेल पर्याप्त है। एक यूनिट सेल की प्रॉपर्टी ही पूरे बिल्डिंग की और या क्रिस्टल लैटिस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए पर्याप्त है। तो यूनिट सेल क्या हो गई? यूनिट सेल हमारी जो है पूरी बिल्डिंग ब्लॉक को या फिर उस क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन कर सकती है। यूनिट सेल के टाइप की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट सेल के टाइप होते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता है, बॉडी क्यूबिक क्रिस्टल होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल होता है और एंड ऑन क्यूबिक क्रिस्टल होता है। ये 4 टाइप की यूनिट सेल होती हैं। 4 टाइप्स की यूनिट सेल होती हैं। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, एंड ऑन क्यूबिक क्रिस्टल। अगर हम लोग इसकी चर्चा करें, अगर हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ें आगे तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 1 होता है। बॉडी सेंटर्ड में इसके 2 होती है एटम और इसमें 4 होते हैं और इसमें आपके 2 होते हैं। ये नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल और बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल और इनर क्यूबिक क्रिस्टल को बनाने के लिए इतने एटम यूज होते हैं। बीच में आपने बहुत